हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनर सेल मास और आउटर सेल मास के बारे में, जो कि हम पहले भी बात कर चुके थे कि इनर सेल मास जो है वो इम्ब्रियोब्लास्ट बनाता है एंड आउटर सेल मास जो है वो ट्रोपोब्लास्ट बनाता है। ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि जैसे ब्लास्टोसिस्ट है और उसमें दो सेल होंगे, पहले आउटर सेल मास होगा और इनर सेल मास होगा। ठीक है। तो इनर सेल मास है वो इम्ब्रियो को डेवलप कर रहा है। ठीक। जो कि फ्यूचर इम्ब्रियो बनाएगा टोटल। एंड जो सेकंड वन है जो ट्रोपोब्लास्ट है वो आगे चल के प्लेसेंटा को फॉर्म करेगा। सो क्लियर। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इनर सेल मास के बारे में। ओके। सो इनर सेल मास जो है वो दो लेयर ऑफ सेल बनाता है, जो कि सबसे पहला जो लेयर है वो है इपीब्लास्ट एंड द सेकंड वन दैट इज हाइपोब्लास्ट। यहाँ आप देख सकते हो। ठीक। तो इपीब्लास्ट बनाया और हाइपोब्लास्ट बनाया। ठीक। तो इस पिक्चर के माध्यम से हम देखते हैं कि इपीब्लास्ट जो है वो एक कैविटी फॉर्म करता है। ठीक है। जिसको कि हम एमनियोटिक कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक। अब जो एमनियोटिक कैविटी है ये, इसमें जो सेल होंगे जो कि इपीब्लास्ट में जो सेल होंगे वो कॉलमनर सेल होते हैं। ठीक। एंड द हाइपोब्लास्ट जो है वो एक फ्लैटेंड इपिथेलियम इपिथेलियम बनाता है। ठीक है। दैट इंक्लोजेस द कैविटी एंड फॉर्म प्राइमरी योक सैक। उसको हम प्राइमरी योक सैक बोलते हैं। ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है। ओके। सो जब हम अल्ट्रासाउंड जब हम करेंगे, कब? सेकेंड वीक में। तो हम क्या देखेंगे वो उसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो व्हेन वी विल डू अल्ट्रासाउंड इन सेकेंड वीक, वी विल सी डबल ब्लब साइन, दैट इज एमनियोटिक कैविटी एंड योर्क सैक विच इज फॉर्म्ड इन द सेकेंड वीक। ठीक है। अगर हम अल्ट्रासाउंड जैसे ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड में जो ऐसे ऐसे दो बबल्स देखेंगे, तो इसमें जो पहला जो है वो है एमनियोटिक कैविटी। ओके। एंड द सेकेंड वन दैट इज योर्क सैक। ओके। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं आउटर सेल मास के बारे में। तो एक बार फिर से हम उसी पिक्चर को देखते हैं और इसमें आउटर सेल मास के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक। तो फिर से वही एमनोटिक कैविटी, प्राइमरी योर्क सैक, राइट। ये कॉलुमनर इपीब्लास्ट में बना कॉलुमनर सेल, यहाँ पे बना क्यूबॉइडल सेल। ठीक है। ये जो है सो कॉलुमनर कॉलुमनर और ये जो है सो क्यूबॉइडल। ओके। अब जो इस इतना बनने के बाद जो आउटर जो लेयर होता है आउटर सेल मास में, उसको कहते हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट। एंड द नेक्स्ट वन विच कवर्स द ऑल दैट इज कॉल्ड सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। ओके। तो अब हम ये जानते हैं कि साइटोट्रोपोब्लास्ट होता क्या है। तो साइटो जो ट्रोपोब्लास्ट है ये जो है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिंगल न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहेगा। ओके। एंड इट इज़ वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर एक मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये एक प्रॉपर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होता है और इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। ओके। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। सो जस्ट इसका उल्टा सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट में होता है। ये जो है सो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है एंड नो वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन इज सिन, राइट। सो आउटर सेल मास क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने का। अब हम ये जानते हैं कि साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट ये जो है ये कब कहाँ से डिराइव होते हैं। ठीक है। और कब डिराइव होता है। तो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट एंड ट्रोपोब्लास्ट इज डिराइव फ्रॉम ट्रोपोब्लास्ट ड्यूरिंग विच डे, 8th डे, राइट। सो ये समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं इस पिक्चर को और इस पिक्चर के माध्यम से और भी डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो फिर से वही पिक्चर, इपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, फील्ड ऑफ एमनियोटिक कैविटी, प्राइमरी योर्क सैक, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि जो सबसे आउटर जो लेयर था वो था सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट का लेयर था, और जो इनर लेयर था उसको कहते हैं हम साइटोट्रोपोब्लास्ट, राइट। अब ये जो होता है यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए कि ये एमनियोटिक कैविटी है या जो हाइपोब्लास्ट है, तो इन दोनों के बीच में मतलब साइटोट्रोपोब्लास्ट और इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होता है, जो कि ये पूरा गैप नहीं होता है, ये एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ओके। जिसको कि हम डिटेल में बात करेंगे, राइट। और जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है और सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट है, ये दोनों के बीच में होता है लैकुना, जो कि डिफ्यूजन के माध्यम से इसमें ब्लड फिल्ड होता है। ठीक। इसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम बोले थे कि जैसे लैकुना ब्लड से फिल्ड होता है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं कि वाई लैकुना इज फिल्ड ऑफ ब्लड, क्यों भाई आखिर? क्योंकि जो सिन बिकॉज ऑफ सिनसाइटियो लेयर इट इरोड्स द इंडोमेट्रियम एंड द वेसल्स। ओके। सो द ब्लड फ्रॉम लैकुना डिफ्यूज द इनर सेल मास एंड सप्लाई टू द एम्ब्रियो। ओके। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कि
ठीक है, अब इस बात को समझ गए कि लेकुना ब्लड से फिल्ड होता है, लेकिन उसमें ब्लड आता कहाँ से है। तो उसका जो उसके लिए जो पैटर्न है उसको हम एक ग्राफ के माध्यम से या कह सकते हैं एक शॉर्ट नोट के माध्यम से जानते हैं, जिसको कि हम यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन भी कहते हैं, जो कि 15 डे तक हो जाता है। ओके, अभी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 15 डे तक यूटेरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। तो होता क्या है कि यूट्राइन वेसल से जो ब्लड है वो लैकुना तक जाएगा, लैकुना से डिफ्यूज होगा, डिफ्यूजन के माध्यम से वो इनर सेल मास तक ब्लड पहुंचेगा। ठीक है, तो इस सर्कुलेशन को कहते हैं हम यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, जो कि 15 डे पे एस्टेब्लिश होता है। और बहुत ही जल्द यूट्रोप्लेसेंटल जो सर्कुलेशन है वो फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन में बदल जाता है। ये कब तक होगा, तो ये होगा 17th डे पे, 17th डे से ले ग्रेटर देन 22 सेकेंड डे, राइट। ये नोट कर लीजिए, क्योंकि अब बात करते हैं कि जो यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन है ये फीटल सर्कुलेशन फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन में बदल जा रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, अब ये जानते हैं। क्योंकि जैसे जैसे इम्ब्रियो बड़ा होगा, जैसे सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो उसके दौरान क्या होगा कि 17 से 22 दिन के बाद ये क्या हो रहा है कि फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन में बदल जा रहा है, क्योंकि इम्ब्रियो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसको ब्लड की जरूरत भी उतना ज़्यादा है, ब्लड इज रिक्वायर्ड मोर टू द इम्ब्रियो। ठीक है, तो अब क्या होता है कि फीटोप्लेसेंटल में ये हो रहा है कि इम्ब्रियो खुद मतलब खुद ही जो है सो हार्ट ट्यूब को फॉर्म कर रहा है, मीन्स दैट हार्ट ट्यूब इज फॉर्म्ड इन द इम्ब्रियो इटसेल्फ एंड फ्यूटस इज मेंटेनिंग व्हाट, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जो फीटल खुद ही सर्कुलेशन को मेंटेन कर रहा है, करेक्ट। तो जो एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्म है, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन एक आया है जो कि बोलते हैं एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है वो कहाँ से डिराइव्ड होता है। तो हमने पढ़ा था क्या कि प्राइमरी योगसक से डिराइव होता है, लेकिन कई कई ऑप्शन में आ जाता है, जैसे इपीब्लास्ट हो गया या हाइपोब्लास्ट हो गया। तो बेटर ये रहेगा कि अगर हम बात करें कि एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ये कहाँ से डिराइव्ड हो रहा है, तो इसका सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि प्राइमरी योगसक अगर आता है तो डेट विल बी तो बहुत अच्छा है। ठीक, लेकिन अगर इपीब्लास्ट आता है, अगर ऑप्शन में प्राइमरी योगसक नहीं है, अगर इपीब्लास्ट है तो इपीब्लास्ट हम टिक करेंगे, या फिर हाइपोब्लास्ट है तो हाइपोब्लास्ट हम टिक करेंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आया था, तो ये नोट मैंने बता दिया आपको। ठीक, अब आगे चलते हैं कि कोरियन कैसे फॉर्म होता है। तो फिर से हम उसी पिक्चर के माध्यम से समझते हैं, जैसे ये एमनियोटिक कैविटी हो गया, इपीब्लास्ट हो गया, हाइपोब्लास्ट हो गया, प्राइमरी योगसैक हो गया। ठीक है, साइटोट्रोपोब्लास्ट हो गया एंड द आउटर लेयर दैट इज सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ओके, प्लस साइटोट्रोपोब्लास्ट प्लस सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट कंबाइंड टुगेदर, अगर ये तीनों को साथ में अगर जोड़ दिया जाए तो इन तीनों को साथ में जोड़ने के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको कि हम बोलते हैं कोरियन। क्लियर। अब जब ये साइटोट्रोपोब्लास्ट बना है तो इसका कोई ना कोई तो एक काम होगा, ये फर्दर डेवलप्ड होगा। जब ये डेवलप्ड होकर विलाई फॉर्म में आ जाता है और ये सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट के लेयर तक छू जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कोरियोनिक विलाई। विलाई यू नो दैट इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ओके। So now the question arises how primary chorionic villi is formed. तो primary chorionic villi that is formed by cytotrophoblast plus syncytotrophoblast, because when ये क्या हो रहा है कि साइटोट्रोपोब्लास्ट से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ से डेवलप हो रहा है और कहाँ जाकर रुक रहा है, ये टच हो रहा है सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट में। सो वी कैन नोट दैट प्राइमरी कोरियोनिक विलाई दैट इज फाउंड बाय साइटोट्रोपोब्लास्ट प्लस सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। क्लियर। चलिए अब आते हैं सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई। तो सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई में क्या होता है कि जैसे एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्म है वो डिफ्यूजन के माध्यम से साइटोट्रोपोब्लास्ट को क्रॉस करते हुए प्राइमरी विलाई में पहुंच जाता है, प्राइमरी कोरियोनिक विलाई में ये पहुंच गया, तो तब हम इसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई। सो हाउ द सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई विल फॉर्म दैट, so the answer is the secondary chorionic villi that will be formed by primary chorionic villi plus extra embryonic
मीसोडर्म, राइट, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोरियोन, कोरियोन जो कि फॉर्म हुआ था और कोरियोनिक विलाई, इसमें अंतर क्या है। तो डिफरेंस ये है, कोरियोन इज द मेम्ब्रेन विच इज फॉर्म्ड बाय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, मेसोडर्म, साइटोलेयर एंड सिनसाइटियोलेयर। एंड व्हाट इज क्रोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, form from cytotrophoblast. It is the finger-like projection develop which is called chorionic villi. ओके, क्लियर। अब जैसे कि हम पहले भी बात कर किए हुए थे उस पिक्चर के माध्यम से, तो यहाँ पे नोट कर सकते हो आपकी सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई इज फॉर्म्ड बाय इंटरिंग और इम्बेडिंग ऑफ एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इनटू प्राइमरी कोरियोनिक विलाई, जो कि हम पहले बात कर चुके थे कि सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन कैसे होता है। So, in short, we can say that primary chorionic villi plus extra embryonic membrane is equal to second chorionic villi. क्लियर। चलिए अब देखते हैं एक और पिक्चर उसी तरह का। तो ये है एमनियोटिक कैविटी, ये है एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। अब ये बना सेकेंडरी योग सैक, अब यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ कुछ लेयर होते हैं जो कि हमको जानना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि ये सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट था, ये जो है सो साइटोट्रोपोब्लास्ट है। अब इसमें अंतर क्या आ रहा है कि जो पहले हम प्राइमरी योग सैक बोल रहे थे वो अब हो गया सेकेंडरी योग सैक। क्यों? क्योंकि ये जो है सो साइज में छोटा हो गया। एक बात और कि सेकेंडरी योग सैक विल बी स्मॉलर इन साइज देन प्राइमरी योग सैक, ठीक है। अब पहले वाले पिक्चर में जो हम देखे थे, ठीक है, उसके उसके तुलना में यहाँ पे फिगर में काफ़ी चेंजिंग आई है, ठीक। ये जो है सो एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या था? अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दैट इज क्रेनियल टू द एमनियोटिक कैविटी, और ये क्या करेगा फाइनली स्टॉक से कनेक्ट होके अम्बिलिकल कोड बनाएगा, ठीक है। अब एक और लेयर का यहाँ पे जो है सो डेवलपमेंट होता है जिसको कहते हैं स्प्लैंचनो प्लूरिक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो कि पूरे योग सैक को सराउंड करता है, ठीक है। तो ये क्लियर है। और ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर है वो है क्या? सोमैटिक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक। चलिए और हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। चलिए उसी पिक्चर को थोड़ा और क्लियर करके हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने बात की थी कि जो ऊपर का जो लेयर है, ठीक है, तो वो था क्या? एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दैट इज अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ क्रेनियल टू द एमनियोटिक कैविटी, और वो फर्दर जाकर अम्बिलिकल कोड में डेवलप होगा, ठीक है। अब जो साइटियो लेयर के बाद जो ये लेयर था इसको बोल रहे थे सोमैटिक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके अंदर क्या था? स्प्लैंचियोनिक लेयर ऑफ इम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, जो कि पूरे पूरे इम्ब्रियो को या योगसैक को, पूरे योगसैक को कवर कर रहा था ये, ठीक है। और ये जो है सो एमनियोजेनिक सेल है जो कि कहाँ डेवलप होगा? एमनियोटिक कैविटी में, ठीक। अब कुछ बातें नोट करने वाली है कि एमनियोटिक कैविटी जो है वो अंदर से एमनियोजेनिक सेल से लाइंड रहेंगे, ठीक है। और जो आउटसाइड से है वो क्या क्या से लाइन किया हुआ है? सोमैटिक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ओके, क्लियर। ये बातें आप नोट कर लो कि जो अंदर से है फ्रॉम इनसाइड एमनियोटिक कैविटी इज लाइंड बाय एमनियोजेनिक सेल, एंड फ्रॉम आउटसाइड इट इज लाइंड बाय सोमैटिक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक सेल, करेक्ट। सब कुछ क्लियर है। अब आते हैं समरी के बारे में कि हमने अब तक पढ़ा क्या, ठीक है। तो इतना डिस्कस करने के बाद हम ये चीज समझते हैं कि इनर सेल मास जो था वो दो लेयर फॉर्म कर रहा था। कौन कौन सा? इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ओके। एंड द सेकेंड वन दैट इज आउटर सेल मास। जो आउटर सेल मास था वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, क्या? साइटियो लेयर एंड सिनसाइटियो लेयर, दैट इज साइटोट्रोपोब्लास्ट एंड सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट, करेक्ट। चलिए अब जो अगला है एमनियोन एंड कोरियोन। एमनियोन कहाँ हो रहा था? इपीब्लास्ट में, ठीक है। आपने शायद कंसिडर किया होगा एमनियोन कहाँ था? इपीब्लास्ट में, ओके, जो कि एमनियोजेनिक सेल जो सराउंड कर रहा था, ठीक है। और कोरियोन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्लस साइटोट्रोपोब्लास्ट प्लस सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट,
ठीक है। ये कब डेवलप हो रहा था? 3rd वीक में। क्लियर? ये चीज़ें हमने पढ़ी। चौथा ये था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दो दो पार्ट में बट रहा था। जो पहला था वो सोमेटिक लेयर एंड द सेकेंड वन दैट इज विसरल लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ओके। योक सैक जो था पहले प्राइमरी था, प्राइमरी योक सैक एंड सेकेंडरी योक सैक। प्राइमरी में साइज बड़ा था, सेकेंडरी में साइज छोटा हो गया था। ठीक है, क्लियर? देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है, और सबसे ज़्यादा एचसीजी हार्मोन के बारे में। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आता है, और हमने पिछले वीडियो में भी एचसीजी हार्मोन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जिसमें एक लेडी आई थी और उसको एबनॉर्मल ब्लीडिंग टाइप का हो रहा था, अपेंडिक्स का उसको प्रॉब्लम था, और जो एनेरिया का प्रॉब्लम था। ठीक है, जो दो वीक से बाथिंग नहीं ली हुई थी, तो उसमें क्या था, उसका एचसीजी जो लेवल था वो बहुत ही लो आया था, तो जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण बन चुका था। ठीक, तो इसी चलते एचसीजी के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि एचसीजी जो है वो किससे सेक्रेटेड होता है? वो होता है सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट से सेक्रेटेड। ठीक है, और ये क्या सेक्रेट करता है? सेक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, एंड प्रोजेस्टेरॉन इज एसेंशियल टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। ठीक है, सो वी कैन ऐसे और चेक एचसीजी एट 8th डे ऑफ मैटरनल ब्लड और 10th डे एट मैटरनल यूरिन। ठीक है, अगर कोई महिला या अगर कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसमें एचसीजी हार्मोन का अगर हमको चेक करना है, ठीक है, तो 8वें दिन, प्रेगनेंसी के 8वें दिन उसके ब्लड से हम एचसीजी हार्मोन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर 10वें दिन उनके यूरिन से भी चेक कर लिया जा सकता है। इन द केस हमने पढ़ा था कि एचसीजी हार्मोन, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके थे, एचसीजी हार्मोन अगर लो हो तो क्या, अगर हाई हो तो क्या। तो अगर किसी भी केस में कि एचसीजी हार्मोन किसी भी पेशेंट में अगर लो आता है, ठीक है, तो उसका दो केस हो सकता है। पहला हमने पिछले वीडियो में बात किया था एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। सेकंड दैट इज स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, तुरंत एबॉर्शन करना पड़ेगा, तो करना पड़ जाए तो उसमें एचसीजी जो है वो बहुत ही लो हो जाता है। एचसीजी हाई कब होता है? ठीक है, तो एचसीजी हाई होता है कब? मल्टीपल प्रेगनेंसी के केस में हो सकता है। ठीक है, या फिर क्रोनिक कार्सिनोमा के केस में हो सकता है, या फिर मोलर प्रेगनेंसी में हो सकता है, या फिर जीटीएन में हो सकता है, जिसको कि जस्टेशनल ट्रोपोब्लास्ट न्यूरोप्लासिया बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं एक क्लिनिकल क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, व्हेन आई वाज स्टडिंग ड्यूरिंग आई गॉट दिस क्वेश्चन। ओके, so a 42-year-old woman present with complaint of severe headache, blood vision, slurred speech and uh, loss of muscles. Okay, muscles coordination. Her last pregnancy 5 years ago, related in hydatiform male. Okay, the laboratory result shows a high HCG level. तो हमें फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना है, बस यहाँ पे डायरेक्ट दिख गया कि हाई एचसीजी लेवल। तो हमने पढ़ा था कि एचसीजी का लेवल अगर हाई हो गया तो वो किस किस केस में हो सकता है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबल डायग्नोसिस। ओके, सो इसको बिना देखे भी कुछ भी दिया हुआ है तो इसको हम बोल सकते हैं कि क्रोनिक कार्सिनोमा होगा इसका, बिकॉज इन दिस केस हाई एचसीजी लेवल विल ऑकर। राइट, सो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट को क्लियर करने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फर्दर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।